हेलो फ्रेंड। वेलकम टू पढ़ाकू सेंटर। आपका पढ़ाकू सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग एक पॉलिटी का नया सीरीज लेकर आए हैं, जहाँ पे हम लोग पॉलिटी को कम्प्रिहेंसिवली संपूर्ण रूप से क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। यह एक नई शुरुआत है नई चैनल के जरिए, जहाँ पे हम लोग पॉलिटी को कम्प्रिहेंसिवली कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सीरीज खास करके जो एग्जामिनेशन है, जैसे कि बिहार एसआई, यूपी एसआई, उत्तर प्रदेश एसआई, उत्तर प्रदेश आरओ, एआरओ, बिहार एसएससी तथा जो एसएससी की एग्जामिनेशन होती हैं, जैसे कि सीएचएसएल, सीजीएल, इनके लिए उपयोगी हैं। इस पॉलिटी कोर्स में जो हमारा बेस रहने वाला है, इस पॉलिटी कोर्स में जो हमारा सोर्स रहने वाला है, वो सोर्स एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्लास 6 to 12, लक्ष्मीकांत, और इसके साथ साथ लुसेंट जीके का कंटेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग पॉलिटी सीरीज स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, पॉलिटी जो है वो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान कैसे बना, ये जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर संविधान होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि किसी भी गेम को खेलने के लिए उस गेम का रूल फॉलो करना होता है, और वो गेम उसी रूल से जाना जाता है। और हर एक गेम का अपना एक रूल होता है, जिस रूल के बिना वो गेम नहीं खेला जा सकता। उसी तरह से किसी भी कंट्री को रन करने के लिए, किसी भी कंट्री को रन करने के लिए एक फंडामेंटल रूल्स चाहिए। उस फंडामेंटल रूल्स जो फंडामेंटल रूल्स किसी कंट्री के गवर्नेंस के बारे में बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संविधान बोलेंगे। जैसे कि दोस्त, कोई भी दुनिया का जो है ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री, दुनिया के लगभग सभी देश के पास अपना एक संविधान है, जो संविधान बताता है कि वो देश का जो सरकार है वो कैसे चलेगा, वो देश में जो पॉलिटी है, जो राज्य व्यवस्था है, उसका प्रकृति कैसा होने वाला है, उसका नेचर कैसा होने वाला है, ये कौन बताता है, संविधान बताता है। दुनिया के लगभग सभी देशों के पास अपना एक संविधान है। पर पर एक बात से यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि लोग बच्चे मान लेते हैं कि अगर किसी देश के पास अपना संविधान है, इसका मतलब ये है कि वो देश लोकतांत्रिक है, ये देश डेमोक्रेटिक है। बट दोस्त, ऐसा नहीं है। सिंस दुनिया के सभी देशों के पास कहीं ना कहीं अपना संविधान है, बट दुनिया के सभी देश लोकतांत्रिक नहीं है। इवन जो नॉर्थ कोरिया है, कंट्री लाइक नॉर्थ कोरिया, उसका भी अपना एक संविधान है, जो बताता है कि वहाँ पे तानाशाही कैसे रन करेगा, उस देश का, नॉर्थ कोरिया का जो गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे चलेगा। संविधान है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश लोकतांत्रिक है। बट दूसरी तरफ दुनिया का जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर संविधान का होना अनिवार्य है। कोई भी डेमोक्रेसी संविधान के बिना नहीं हो सकता। संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो क्या है, प्री रिक्विजिट है।
डेमोक्रेटिक लोकतंत्र में संविधान होना क्या है, अनिवार्य है। और ये जो कंटेंट है सर, ये जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। क्वेश्चन ऐसा आया था सर SI एग्जाम में कि ऑल द कंट्री which have its constitution is democratic। और दूसरा जो था सर वो था कि ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट हैव constitution। दोस्तों स्टेटमेंट नंबर 1 ये बोलता है कि दुनिया के सभी देश जिसके पास संविधान है वो डेमोक्रेटिक है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि दुनिया का वो सभी लोकतांत्रिक देश हैं, दुनिया के लोकतांत्रिक नहीं, लोकतांत्रिक देश उसे हम लोग बोलेंगे जिसके पास संविधान होगा। तो दोस्त जैसा कि हम लोग पढ़े कि जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो गलत है। जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया वाला एग्जांपल से समझ सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है। नॉर्थ कोरिया क्या है, वहाँ पे ऑटोक्रेसी है, बट वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस भी कंट्री के पास संविधान होगा वो डेमोक्रेटिक नेचर का होगा। दूसरा संविधान बोल रहा है कि ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्री मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इट इज़ 100% करेक्ट स्टेटमेंट। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पे संविधान होना जरूरी है। तो हम लोग दोस्त एक जो बेसिक नोशन होता है संविधान का उसे हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत में जो है संविधान का विकास कैसे हुआ, इंडिया का जो है हिस्ट्री क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत में संवैधानिक विकास। अब इसका हम लोग क्या करेंगे दोस्त कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जो भारत के संविधान के विकास में क्या करता है कि प्रभाव देने का काम करता है, उसे इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। देखिए दोस्त, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया। जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारत का संविधान बनाया गया। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ था 1946 में हुआ था। और ये जो है संविधान बना करके 26 नवंबर 1949 को संविधान बना करके कंप्लीट कर दिया, जिसे हम लोग इस डेट को क्या करते हैं कि अडॉप्ट कर लेते हैं। इसे हम लोग इस क्या हो रहा है यार, जिसे हम लोग क्या करते हैं कि 26 नवंबर को अडॉप्ट करने का काम करते हैं तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान हम लोग क्या कर लिए, संविधान जो है इंडिया में फोर्स में आ जाता है। संविधान सभा जो है वो संविधान को 26 नवंबर 1949 में बना दिया और उसे जो है संविधान सभा अडॉप्ट कर लिया। बट 1949 में संविधान सभा को अडॉप्ट तो कर लिया गया, बट संविधान जो है अपना पूरा फोर्स में नहीं आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हालांकि कुछ प्रोविज़न जो है इसके वो इम्प्लीमेंट हुए उस समय, बट सभी संविधान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सभी संविधान क्या हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फोर्स में नहीं आया। या 26 जनवरी जो है 26 जनवरी को अपना संविधान क्या हुआ कि फोर्स में आया। बट ये जो संविधान सभा भारत का संविधान बनाया, इस संविधान बनाने की प्रक्रिया में जो है कुछ इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई जो संविधान बनाने की प्रक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करने का काम करता है। आखिरकार अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई
जो संविधान सभा को प्रभावित करने का काम किया और जो अल्टीमेटली जो भारत का संविधान बना, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या प्रभाव डाला। इसमें हम लोग जो ब्रिटेन, जो ब्रिटिश टाइम में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था, फिर 1858 से डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिश क्राउन के पास आया। तो इन दोनों फेज में अंग्रेज का जो रूल रहा भारत पर, इस फेज में जो अंग्रेज के द्वारा कुछ कानून पारित किए गए, उसके जरिए भारत के संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, हम इसे अब हम लोग जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। देखिए दोस्त, जैसे कि हम लोग जानते हैं 31 दिसंबर 1600 को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसे हम लोग आगे से EEIC लिखने का काम करेंगे, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ दोस्त, वो 31 दिसंबर 1600 को हुआ। फिर 1608 में क्या होता है कि पहला अंग्रेज, फर्स्ट जो इंग्लिश मैन था, वो इंडिया पहुंचा, इंडिया के सूरत पोर्ट पर पहुंचा। उसका नाम था दोस्त कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस। दोस्त कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के कोर्ट में आया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किसके कोर्ट में आया, जहाँ, हालांकि ये इतिहास का टॉपिक है, बट एक हम ओवरव्यू देने के लिए बता रहे हैं दोस्त, बस 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसे हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आएंगे। इसके आया तो इम्पीरियल, एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि जो कैप्टन विलियम हॉकिंस था वो कहाँ का था, कहाँ का यात्री था, जहांगीर। कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर, ये हो गया दोस्त। ये जहांगीर के जो कि एक मुगल इंपीरियर था। बट जब 1608 में जब दोस्त ब्रिटेन जब इंग्लिश इंडिया में आया, तो उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो था ट्रेड, भारत के साथ व्यापार करना था। इनिशियली वह व्यापार करने के इरादे से आया, बट धीरे धीरे दोस्त क्या होता है कि वो व्यापार से जो है भारत की राजनीति में इंगेज हो जाता है। धीरे धीरे ट्रेड से वो टेरिटोरियल पावर बन जाता है इंग्लैंड। हालांकि टेरिटोरियल पावर कैसे बनता है ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, और हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि जब ट्रेड से टेरिटोरियल पावर बना, तो क्या होता है कि जिस टेरिटरी पर वो अपना रूल इस्टेब्लिश किया, उस टेरिटरी को गवर्न करने के लिए, और उस टेरिटरी पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जो ब्रिटेन साम्राज्य का जो बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, पुलिस व्यवस्था थी, उसे रेगुलेट करने के लिए क्या होता है कि कुछ ब्रिटेन कानून पारित करता है, कुछ कानून पारित करता है, लॉ इनेक्ट करेगा। और ये जो कानून पारित करता है दोस्त, ये क्या करता है कि आगे चल करके भारत का जो संविधान विकास है उसमें क्या करता है, मदद करता है, उसमें उससे प्रभावित करने का प्रयास करता है। जैसे कि टेरिटोरियल पर, जैसे कि एक रिकैप दे देता हूँ दोस्त, जैसे कि जो टेरिटोरियल पावर है, इसका मतलब हुआ दोस्त कि ब्रिटेन ट्रेड के रूप में आया, भारत के साथ व्यापार किया, बट जो 17, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, 1757 में क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। इस क्रम में क्या हुआ कि जो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत का एक महत्वपूर्ण भूभाग, जिसे हम लोग बंगाल और बिहार के नाम से जानते हैं, उस पर क्या कर लिया, वो अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। और फिर 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए वो क्या करता है कि दीवानी राइट ले लेता है। वो क्या करता है कि दीवानी राइट ले लेता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के जरिए दीवानी राइट, दीवानी राइट कहाँ का ले लिया दोस्तों, दीवानी राइट वो जो है बिहार, बंगाल
और उड़ीसा। बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा का जो है दीवानी राइट लेने का काम कर लेता है। सर, दीवानी राइट का मतलब हुआ कि जो दीवानी है, दीवानी एक जो है मिडाइवल टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब होता है राइट ओवर रिवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। जो बंगाल, बिहार एंड जो उड़ीसा है, इसका जो रिवेन्यू राइट था, जो राजस्व पर जो अधिकार था, जो टैक्सेशन होता है किसी भी राज्य सरकार का, उस रिवेन्यू और सिविल जस्टिस, सिविल जस्टिस आप लोग तो समझते ही हैं, हालांकि इतिहास में इसे गहराई से पढ़ा जाता है, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या करता है कि रिवेन्यू और सिविल जस्टिस को ये कर लेता है, दीवानी दीवानी राइट ले लेता है, रिवेन्यू राइट एंड सिविल जस्टिस, और अपने आप को क्या कर लेता है, एक टेरिटोरियल पावर के रूप में इस्टेब्लिश कर लेता है। टेरिटोरियल पावर का दोस्त मतलब होता है हिंदी में प्रादेशिक शक्ति। क्या होता है दोस्त? प्रादेशिक, प्रादेशिक शक्ति, प्रादेशिक शक्ति। तो जब प्रादेशिक शक्ति बन जाता है तो उसका एक टेरिटोरियल पावर के रूप में ये हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, जब एक बार जब वो अपने आप को टेरिटोरियल पावर के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया, दीवानी राइट ले लिया, फिर उसके बाद ब्रिटेन ब्रिटिश सरकार क्या करेगा कि मल्टीपल कानून, बहुत सारे कानून क्या करता है कि पारित करता है। और ये कानून फिर क्या करेगा, अल्टीमेटली जो अपना आज़ादी के बाद जो भारत का जो संविधान बनेगा उसे क्या करेगा, प्रभावित करने का काम करेगा। अब हम लोग वन बाय वन वो कानून पढ़ेंगे जो ब्रिटेन के द्वारा पारित किया गया। ठीक है दोस्त, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, जो ब्रिटिश रूल रहा इंडिया में, ब्रिटिश रूल, उसे हम लोग क्या करते हैं कि दो फेज में पढ़ते हैं। एक फेज का नाम है दोस्त कंपनी रूल, और दूसरा फेज का नाम है क्राउन रूल। कंपनी रूल जो है 1757 से 1858 तक चला, और क्राउन रूल 1858 1858 से 1947 तक चलता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद कंपनी एक टेरिटोरियल पावर बना। फिर 1858 जो कि 1857 की क्रांति के बाद का एक साल था, जिस टाइम जो है ब्रिटेन का जो सरकार है, ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट है, वो कंपनी से इंडिया का कंट्रोल डायरेक्टली क्राउन को दे दिया, क्राउन के नाम से क्या किया, इंश्योर कर दिया। इस कारण से इस फर्स्ट फेज को हम लोग बोलेंगे कंपनी का कंपनी रूल, दूसरे फेज को हम लोग बोलेंगे क्राउन रूल, जहाँ पर क्राउन रूल के टाइम ब्रिटेन का जो सरकार है वो क्या डायरेक्टली इंगेज हो गया भारत के पॉलिटी में। तो आखिर जो कंपनी का रूल रहा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में रूल रहा, इस टाइम कौन कौन से कानून पारित किए गए, अब हम इस कानून को हम वन बाय वन क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, वन बाय वन पढ़ने का काम करेंगे। देखिए दोस्त, क्या है दोस्त, कंपनी रूल। कंपनी रूल के टाइम आखिर कौन कौन से क्या हुए, कानून पारित हुए। कंपनी रूल, कंपनी रूल, पहले हम क्या करेंगे कि कंपनी रूल के टाइम जो जो कानून पारित हुआ, उस कानून को जो है हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन से कानून था, किस ईयर आया, और जब कानून पारित हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। पहले इस फैक्ट पर जानेंगे, फिर उस कानून को हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, पहला कानून जो है ब्रिटेन के द्वारा जो पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, उस कानून का दोस्त नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग, REGULATING एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया दोस्त? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। जब रेगुलेटिंग एक्ट जब दोस्त आया तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे,
वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। सॉरी क्या चल रहा है। उस समय बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग हुआ करते थे। हालांकि दोस्त वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए क्या होता है कि बंगाल के जो गवर्नर थे उनका पोजीशन बढ़ा करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो ये क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये जो थे क्या थे, फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्या थे कि प्रथम गवर्नर जनरल कहाँ के थे, बंगाल के थे। तो दूसरा कानून जो है था दोस्त, वो क्या होता है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि कुछ कमियां था, कुछ इसमें डिफेक्ट था। तो इस डिफेक्ट को दूर को मिटिगेट करने के लिए, को एड्रेस करने के लिए क्या होता है कि एक अमेंडिंग एक्ट आता है। एक अमेंडिंग एक्ट आया 1781 में। बस इतना ही आप जान जाओ कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था, जो संशोधन हुआ था, 1781 में हुआ था। अब हम लोग दोस्त जानेंगे जब 1781 में अमेंडमेंट हो गया, फिर 1784 में क्या होता है कि पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट। हम लोग दोस्त सारे एक्ट को इन डेप्थ पढ़ेंगे। पहले जान जाते हैं कि आखिरकार कौन कौन से कानून आए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 में आया दोस्त पिट्स इंडिया एक्ट। और जब पिट्स इंडिया एक्ट आया उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग ही थे। यही थे, वारेन हेस्टिंग ही थे। कोई नया गवर्नर जनरल यहाँ पे नहीं आया, वारेन हेस्टिंग ही थे उस समय के गवर्नर जनरल। अब दोस्त क्या होता है कि जब पिट्स इंडिया एक्ट आ गया 1784 में, फिर इसके बाद क्या हुआ कि क्या होता है कि एक सर एक्ट आता है, एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786। इस कानून का ही नाम है दोस्त एक्ट ऑफ 1786, 1786 का कानून। इस समय क्या होता है दोस्त, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस। एक्ट ऑफ 1786 के टाइम लॉर्ड कर्नवालिस। अब दोस्त हम लोग पढ़ लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसका जो अमेंडमेंट हुआ 1781 में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर एक्ट ऑफ 1786। अब इसके बाद दोस्त क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट, सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट आने का क्या होता है, काम होता है। क्या हुआ दोस्त कि सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट आया, चार्टर एक्ट। सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट के मतलब हुआ कि दोस्त की जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट था वो मल्टीपल क्या होता है कि चार्टर एक्ट पारित किया। चार्टर एक्ट में एक खास बात ये रहा दोस्त कि चार्टर एक्ट जो 20-20 साल के अंतराल पर आया, 20-20 साल के अंतराल पर आया। जैसे कि प्रथम चार्टर एक्ट जो था वो 1793 में आया। फिर क्या होता है कि 20, चूंकि यह 20-20 साल के अंतराल पर आया तो उसके बाद 93 + 20 वो हो जाएगा आपका 1813। फिर हम लोग इसमें बेस 20 जोड़ने का काम करेंगे 1833। फिर हम लोग इसमें 20 जोड़ने का काम करेंगे 1853। तो टोटल 4 कानून आया, 4 चार्टर एक्ट आया। अब ये जो 4 चार्टर एक्ट आया, अब इस टाइम जो है बंगाल के गवर्नर जनरल कौन कौन थे। देखिए 1793 में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल सर जॉन सोर, इनको हम लोग बोलते हैं सर जॉन सोर, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि सक्सेसर थे लॉर्ड कर्नवालिस के। जब लॉर्ड कर्नवालिस का कार्यकाल पूरा हुआ उसके बाद जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने वो बने सर जॉन सोर। सर जॉन सोर के बाद आता है सर 1813। में क्या होता है दोस्त कि इस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो हुआ करते थे लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो वन।
नहीं दोस्त, हम लोग लॉर्ड मिंटो को एक बार फिर से पढ़ेंगे। जो आधुनिक भारत के इतिहास में जो लॉर्ड मिंटो थे, वो दो तरह के लॉर्ड मिंटो आए। एक आए लॉर्ड मिंटो वन और दूसरा आए लॉर्ड मिंटो टू। लॉर्ड मिंटो वन जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे 1813 से 23 के बीच। दूसरा थे सर लॉर्ड मिंटो टू। लॉर्ड मिंटो टू जिनको हम लोग जो है क्या कहते हैं, फादर ऑफ कम्युनलिज्म बोलते हैं। और वो क्या है, जो मिंटो टू थे, मिंटो टू, इनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ कम्युनलिज्म। मतलब कि जो कम्युनलिज्म है उसके पिता हम इनको बोलते हैं। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1906 से 1910 के आसपास। इनको हम लोग पढ़ेंगे। बल्कि यह कोई गवर्नर, ये जो है इनका डिजिग्नेशन था दोस्त वाइस रॉय। ही वाज वाइस रॉय। तो हम लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे मिंटो वन और मिंटो टू में। पहले मिंटो वन आए और फिर मिंटो टू आए। फिर जब 1833 का दोस्त एक्ट आया तो उस समय जो था गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो थे लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। पर दोस्त यहाँ पर जो पॉइंट नोट करने वाली है वो ये है दोस्त, कि जब लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ये, बट इनका जो डेजिग्नेशन था दोस्त, फिर से क्या होता है कि एक पोजीशन इंक्रीज कर दिया जाता है। 1833 में क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इस कारण से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो क्या बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनने का काम करते हैं कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इनका जो है टाइटल मिला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का। फिर आता है दोस्त 1833 तिरपन 1853। 1853 के समय दोस्त चूंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का जो पोजीशन था वो 1833 में ख़त्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोजीशन था वो बनाया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो इसी तरह से जो 1853 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन थे, लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ये जो सारे नाम हैं दोस्त, जो भी कानून के एक्ट हैं, चार्टर एक्ट, चार चार्टर एक्ट, 1793, 1813, 33, 53, ये सभी डेट को हम लोग याद रखेंगे। फिर इसके टाइम जो है कौन कौन क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन सब चीज़ों को हमको क्या करना है, याद करना है। क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही, और क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो क्या होता है, तो हम लोग ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले कंपनी रूल के समय जो एक्ट आया, अब हम लोग ये क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब जो कंपनी रूल के टाइम जो जो एक्ट आए, अब उससे हम लोग प्रोविज़न जानने का काम करेंगे कि आखिरकार कौन कौन सा प्रोविज़न था। दोस्तों जैसे कि एक पॉइंट और दोस्तों याद कर लो, लिख लो। जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इस रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, क्योंकि ब्रिटेन के पार्लियामेंट इन सभी कानूनों को पारित किया, ब्रिटेन की जो संसद है इन कानून को पारित किया। तो जो चूंकि रेगुलेटिंग एक्ट पहला कानून था जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन पर ब्रिटिश के पार्लियामेंट क्या करता है, इनेक्ट करता है। तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इस बिल को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट किया था, किसने प्रेजेंट किया, इस नाम को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है सर। तो जो व्यक्ति थे सर उनका नाम था लॉर्ड लॉर्ड नॉर्थ, NORTH, लॉर्ड नॉर्थ। इनका नाम लॉर्ड नॉर्थ है सर। आप ये नहीं कि आप इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके भगवान उत्तर कर दीजिएगा, ऐसा नहीं होना, क्योंकि इनका नाम ही है लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ जो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में
रेगुलेटिंग एक्ट का जो बिल था वो क्या करते हैं, प्रेजेंट करने का काम करते हैं। और कब प्रेजेंट करते हैं, ये डेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये डेट था 18 मई 1773। जिस दिन दोस्त एग्जाम में पूछ लिया कि रेगुलेटिंग एक्ट को ब्रिटेन के पार्लियामेंट में किसने इंट्रोड्यूस किया था, आप जान लो कि 99% स्टूडेंट इसे क्या करेंगे, या तो गलत करेंगे या तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बट आप अटेम्प्ट करके आएंगे क्योंकि आपको वो लेवल दिया जा रहा है। लॉर्ड नॉर्थ, ये डेट याद रखेंगे। अब चलिए दोस्त, अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रोविज़न जानने का काम करते हैं। दोस्त हम लोग स्टार्ट करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से, और इससे थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ने का क्या करते हैं, काम करते हैं। एक बार जब हम लोग कंपनी कंपनी रूल के टाइम जो भी कानून पारित हुआ उसे पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्राउन रूल के टाइम जो जो कानून आए उसे हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब आखिर इसका जो है कौन कौन सा प्रोविज़न था। जैसे कि दोस्त हम लोग पहला प्रोविज़न ये था, जैसे कि अभी हम लोग आगे ऊपर देखें कि जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसे क्या करता है, इसका जो पोजीशन था उससे चेंज करके, इसका पोजीशन जो है बढ़ा करके, पोजीशन ऊपर करके गवर्नर जनरल कर दिया। गवर्नर से गवर्नर जनरल, गवर्नर से गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस पॉइंट को दोस्त क्या करना है कि याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्ट आएंगे, गवर्नर से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से एक्ट के द्वारा पारित किया गया या कब हुआ ऐसा। तो हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर देंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जैसे कि हम लोग सर ऊपर पढ़े कि जो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, फर्स्ट जो था वो था वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ। दूसरा प्रोविज़न ये था सर दोस्त, देखिए दोस्त पहले क्या था कि अपना जो है ये इंडिया था। ये अपना इंडिया है। आगे मैप खराब हो गया अभी, बट मान लो सर कि ये इंडिया है। तो इस इंडिया में यहाँ था अपना सर कलकत्ता, ये था अपना बम्बे, और ये था अपना क्या, मद्रास। तो उस समय क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो ब्रिटेन का जो तीन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था इंडिया में, और तीनों पॉलिटिकल सेंटर क्या था दोस्त, कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली फंक्शन किया करता था। तीनों जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट था। बट जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये क्या करता है कि जो कलकत्ता का जो सीट्स था, जो कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल थे, उनका जो पोजीशन था, डेजिग्नेशन था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। और जो बम्बे और मद्रास है उसको कलकत्ता के सब ऑर्डिनेट कर दिया, मतलब कलकत्ता के अधीन कर दिया। पहले स्वतंत्र था, अब उसे कलकत्ता के नीचे कर दिया। इसका मतलब है कि अगर कोई भी डिसीजन जो बम्बे के गवर्नर लेते हैं या मद्रास के गवर्नर लेते हैं, उसे बंगाल जो कलकत्ता है, बंगाल है, बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो उसे ओवरटर्न कर सकते हैं। उनके पास कलकत्ता के जो गवर्नर हैं उनको क्या मिल गया, वीटो पावर मिल गया। तो दूसरा प्रोविजन ये था सर कि जो गवर्नर हैं ऑफ, गवर्नर ऑफ बम्बे प्लस मद्रास, बम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर हैं उनको क्या कर दिया, उनको क्या करता है सर, बर्मेड
सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस कारण से हम लोग क्या होता है सब दोस्त कि हम लोग कहीं ना कहीं कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा प्रोविज़न ये था दोस्त कि जैसे कि बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, डेजिग्नेशन बढ़ा दिया, बम्बई और मद्रास पर कलकत्ता का कंट्रोल दे दिया। सिंस जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका फंक्शन क्या हुआ, इस कारण से इंक्रीज हुआ। तो फंक्शन जब इंक्रीज हुआ तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या होता है कि एक प्रोविज़न था इसमें सर कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं इनको क्या करना है कि इनको असिस्ट करने के लिए, इनको सहायता करने के लिए कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रोविज़न किया गया। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दोस्त टोटल 4 मेंबर हुआ करते थे। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या था दोस्त कि टोटल 4 मेंबर हुआ करता था। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 4 मेंबर, टोटल 4 मेंबर हुआ करता था। और ये जो 4 मेंबर थे उनका टर्म जो था वो 5 ईयर का हुआ करता था। टर्म मतलब कार्यकाल, कार्यकाल 5 साल का इनका कार्यकाल था। अब दोस्त क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो है ये तो पूछेगा ही कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है ना कितने मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का टर्म क्या था, ये तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बट अब क्या है दोस्त कि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो है ना नाम पूछ रहा है कि आखिरकार जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन से मेंबर हुआ करते थे। तो इस चीज़ को क्या कीजिए कि आप लोग लिख लीजिए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन कौन से मेंबर थे, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये भी दोस्त, अगर जिस दिन इस 4 मेंबर का नाम पूछ लिया, हर एक बच्चा जो एडवांस लेवल पे नहीं पढ़ा है वो क्या होगा, या तो निगेटिव लेगा या तो अटेम्प्ट नहीं करेगा। तो दोस्त पहला जो था इसमें 4 मेंबर में वो था जॉन क्लेवरिंग, VERING, जॉन क्लेवरिंग, पहला था जॉन क्लेवरिंग। फिर इसके बाद आ गया अपना जॉर्ज मैनसन, जॉर्ज, सॉरी यार, जॉर्ज मनसन। फिर जॉर्ज मैनसन के बाद जो थे एक था फिलिप फिलिप फ्रांसिस। इन 4 नाम को जो है क्या करो कि रट लो, ये क्वेश्चन जो है यहीं से बनेंगे। रिचर्ड रिचर्ड वेयर रिचर्ड वेयरवेल, रिचर्ड वेयरवेल। ये 4 नाम दोस्त लिख लो, लिख के अपने दीवार में क्या करो कि चिपका लो स्टिकी नोट के साथ। ये तो पूछेंगे ही 100%, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसून, फिलिप फ्रांसिस और रिचर्ड वेयरवेल, ये लोग क्या थे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे जिनका कार्यकाल था 5 साल। और इनका जो फंक्शन था वो ये था कि जो वायसराय हैं, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं, सॉरी वायसराय नहीं, वायसराय बाद में आते हैं 1858 में। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको क्या करना था, इनको एडवाइस करना था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एडवाइस करना था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या करना था दोस्त, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एडवाइस, एडवाइस था। एक चीज़ याद रखो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही एडवाइस करने के लिए आया था, ना कि गवर्नर ऑफ बम्बे और मद्रास। जो गवर्नर ऑफ बम्बे एंड मद्रास है उनके लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रोविज़न नहीं था, बल्कि ये जो प्रोविज़न है वो एक्सक्लूसिवली था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। तो हम लोग सर क्या किए कि हम लोग 3 प्रोविज़न जानने का अब तक काम किए हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोविज़न जो था दोस्त, जो सर नेक्स्ट प्रोविज़न था वो इसमें ये था दोस्त कि ये प्रोवाइड किया
फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या कल सुप्रीम कोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बोला कि देखिए आप एक सुप्रीम कोर्ट बनाइए, कहाँ, कलकत्ता में, सुप्रीम कोर्ट बनाइए कलकत्ता में। इस सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि एक जो है, एक चीफ जस्टिस होंगे, एक कौन होंगे, तो एक होंगे दोस्त चीफ जस्टिस, प्लस तीन जो है जज होंगे, थ्री जज। ऐसा रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया कि एक सुप्रीम कोर्ट बनाना है और इस सुप्रीम कोर्ट में जो है टोटल चार जज होंगे, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होंगे और तीन जज होंगे। तो इस प्रोविज़न को दोस्त क्या है कि फुलफिल करने के लिए, इस प्रोविज़न को फुलफिल करने के लिए 1774 में, इस प्रोविज़न को फुलफिल करने के लिए 1774 में सुप्रीम कोर्ट को क्या है कि बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया, 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है ऐसा रिकमेंड किया, ऐसा बोला कि सुप्रीम कोर्ट बनाइए। और 1774 में जो बंगाल के जो सरकार है वो क्या सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कलकत्ता के किस जगह पे हुआ, तो कलकत्ता के में एक फोर्ट विलियम हुआ करता था, फोर्ट विलियम, जो कि अंग्रेज़ों का एक पॉलिटिकल सेंटर था बंगाल में, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर था बंगाल का। उस फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट का क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो सर मेंबर थे, जो चार जज थे, उनका नाम भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नाम जानने का काम किए हैं। तो चीफ जस्टिस जो थे सर, जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे कौन थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में फोर्ट विलियम में, उसके प्रथम चीफ जस्टिस। अगर आपसे क्वेश्चन आया दोस्त कि भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट के जो पहले जज थे, पहले चीफ जस्टिस थे, वो कौन थे, तो आपको सर एलिजा इम्पे ही देना है, ना कि आपको जो है भारत, स्वतंत्र भारत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट बना उसके प्रथम चीफ जस्टिस थे वो देना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे स्पेसिफिक होकर के कि स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट का प्रथम चीफ जस्टिस कौन था, तब वहाँ पे आंसर देना है हमें जो वहाँ के जो बाद आए। बट अगर जो है ऐसे क्वेश्चन पूछे कि भारत के इतिहास में जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे, तो आंसर आएगा सर एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। और आपके लिए एक होमवर्क, आपके लिए एक होमवर्क कि इंडिपेंडेंट इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन था, प्रथम चीफ जस्टिस, प्रथम चीफ जस्टिस। आप क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे, कमेंट में बताने का काम करेंगे, प्रथम स्वतंत्र भारत का पहला चीफ जस्टिस। और जो सर अनदर चीफ, अनदर जो तीन जजेज हुआ करते थे इसके, वो थे सर इस प्रकार, उनका नाम था, एक का नाम था दोस्त जॉन हाइड। इसको तो रट ही लेना है भाई, जो नाम है रट ही लेना है इस चीज़ को। और बता दें एक आपको इन्फॉर्मेशन कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनालिटी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता से एसोसिएटेड नहीं है, ऐसा नाम था। और सबके ऊपर से चला गया कि अरे यार क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया। भाई क्वेश्चन नहीं पढ़े ऊपर हो गए तो ऐसा ही लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ दिया, इन डेप्थ तो लेना ही होगा। अच्छे टीचर से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो। फिर जॉन हाइड, दूसरा जो थे सर वो थे स्टीफन, स्टीफन स्टीफन कैसर, स्टीफन कैसर लिमेटर, स्टीफन कैसर लिमेटर। और जो सर तीसरा व्यक्ति थे उनका नाम था रॉबर्ट चैम्बर्स, रॉबर्ट चैम्बर।
याद कर लो भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो सबसे ज़्यादा कठिन जो है रेगुलेटिंग एक्ट ही था, ज़्यादा प्रोविज़न है इसमें, फिर इसके बाद सब कुछ आसानी से कवर कर लेंगे हम। तो एक चीफ जस्टिस थे, तीन जज थे, तीन जज में सर जॉन हाइड, स्टीफन कैसर लेमेथियर और रॉबर्ट चैम्बर्स। तो हम लोग दोस्त इसका क्या है कि एक प्रोविज़न जाने, पहला प्रोविज़न, दूसरा प्रोविज़न, फिर तीसरा प्रोविज़न एग्जीक्यूटिव काउंसिल, चौथा प्रोविज़न स्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो लास्ट प्रोविज़न था दोस्त, जो दोस्त लास्ट प्रोविज़न था, पांचवा प्रोविज़न, हम लोग उसे जानने का काम करेंगे। जो पांचवा प्रोविज़न था दोस्त, इसमें क्या था कि जो भी कंपनी का सर्वेंट है, जो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, सर्वेंट थे, जो भी इस कंपनी के सर्वेंट थे, जो भी इस कंपनी के ऑफिसर्स थे, इनको क्या बोला गया कि इनको जो है प्रोहिबिट कर दिया गया, इन पर जो है रोक लगा दिया गया। क्या करने से रोक लगाया गया? प्राइवेट ट्रेड। बोला गया कि कोई भी कंपनी का सर्वेंट या ऑफिसर प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकता। जो इंडिविजुअल लेवल पर जो व्यापार होता है वो कोई नहीं कर सकता। दूसरा बोला कि कोई भी कंपनी का सर्वेंट ब्राइब नहीं ले सकता, मतलब घूस नहीं ले सकता। ना तो प्राइवेट ट्रेड कर सकता है, ना ही घूस ले सकता है, और ना ही किसी से प्रेजेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। प्रेजेंट्स के मतलब होता है दोस्त गिफ्ट, कि किसी से वो गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये पांचवा प्रोविज़न था। और सबसे लास्ट में सर, सबसे लास्ट प्रोविज़न, सबसे लास्ट प्रोविज़न, सबसे लास्ट प्रोविज़न दोस्त ये था कि इसमें बोला गया दोस्त कि जो को जैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न करने के लिए दोस्त एक बॉडी हुआ करता था, एक ऑफिस हुआ करता था, जिसे हम लोग बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर को क्या करता था, रेगुलेट करता था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो ऑफिस था दोस्त, ये लंदन बेस्ड था, लंदन में स्थित था, लंदन। बोला गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये क्या करेगा कि कंपनी का जो भी रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर है इंडिया में, मतलब कि कंपनी, इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी मिलिट्री कार्य है भारत में, जो भी उसका मिलिट्री एक्टिविटी है इंडिया में, इंडिया में जो भी उसका राजस्व का एक्टिविटी है, इंडिया में जो भी उसका सिविल एक्टिविटी है, उस पर क्या करना है, रिपोर्ट करना है ब्रिटेन के सरकार को। इसको रिक्वायर किया गया, इसको ओब्लिगेटरी बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कि टू रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट to the British government on the matter of revenue, civil and military affairs। ये जो दोस्तों तीनों नाम है, इसे आप क्या कर लो, नोट कर लो। इसमें सबसे आपसे ये पूछेगा कि जो है रेगुलेटिंग एक्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को किस मुद्दे पर बोला रिपोर्ट करने को, तो आपको ये तीनों नाम जो है याद होना चाहिए, रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर, राजस्व, सिविल और मिलिट्री, मिलिट्री कार्य, अफेयर्स। तो नाम को आप लोग क्या कर लो, याद कर लो। अब दोस्तों हमारा क्या प्रोविज़न जो है ख़त्म हो गया। जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रोविज़न था वो हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। अब जो है दोस्तों इसमें क्या है कि आखिरकार इसका कॉन्स्टिट्यूशनल इंपोर्टेंस क्या था ना दोस्त, प्रोविज़न जानने का काम किए। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसका ना सिग्निफिकेंस क्या था, व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस। बस रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्त टाइम लग रहा है क्योंकि पहला एक्ट था, पहला कानून पारित किया गया, इसके लिए इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है।
तो दोस्त इसमें क्या था कि इसका जो सिग्निफिकेंस था वो ये था दोस्त कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में पहली बार हुआ जब ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है कोई लॉ पारित किया इसके लिए टू रेगुलेट टू रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जो ब्रिटेन का सरकार था वो एक कानून पारित किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्टिविटी है इंडिया में, जो सरकार है इंडिया में, उसे रेगुलेट करने के लिए। दूसरा था सर कि ये जो है ना एक फाउंडेशन एक करता है, एक फाउंडेशन देने का काम करता है किस चीज़ का, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन का एक फाउंडेशन देने का काम करता है। आपसे जो है सर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि जो ब्रिटेन आखिर कौन से कानून के जरिए भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ। भारत में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का शुरुआत जो है रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए हुआ। दो प्रोविजन हो गया दोस्त। अब तीसरा है कि जो है फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटेन के जो सरकार हैं, ब्रिटेन के जो क्या है कि सरकार हैं, वो रिकॉग्नाइज किया, क्या रिकॉग्नाइज किया, वो रिकॉग्नाइज किया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। इतिहास में पहले देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट से पहले जो ब्रिटेन का जो गवर्नमेंट था वो मानता था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक क्या है, ट्रेडिंग बॉडी है, वो एक व्यापारिक क्या है, संस्था है, व्यापारिक बॉडी है। बट जो ये कानून आया इसके जरिए वो एक जो है लीगली रिकॉग्नाइज किया कि जो अपना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो सिर्फ एक व्यापारिक बॉडी ही नहीं है, बल्कि इसका एक राजनीतिक और एक प्रशासनिक फंक्शन भी है। जैसे कि दोस्त एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक भारत का दोस्त कंपनी है रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप नाम तो सुना ही होगा। ये जो रिलायंस ग्रुप है दोस्त, भारत सरकार से एक परमिशन लेकर के क्या होता है कि विदेश में ट्रेड करने के लिए जाता है। वो एग्जाम्पल ले लो कि वो जा रहा है बुर्किना फासो। दोस्त बुर्किना फासो एक छोटा सा कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका में। वहाँ एक जो है ट्रेड करने के नाम पे वहाँ जाता है रिलायंस ग्रुप, और ट्रेड करते करते वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के पॉलिटी को जो है कंट्रोल कर लेता है। जब पॉलिटी को कंट्रोल कर लेगा तब क्या होगा कि भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या है, एक कानून पारित करेगा, एक्स कानून पारित करेगा, और इस एक्स कानून के पारित करने के जरिए वो क्या रिकॉग्नाइज करेगा कि रिलायंस ग्रुप जो है वो जो है यहाँ बुर्किना फासो में सिर्फ ट्रेड ही नहीं कर रहा है, बल्कि उसका एक जो है वहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक रोल भी है। ये होता है दोस्त इसका एग्जाम्पल। तो हम लोग दोस्त कंप्रिहेंसिवली कवर किए रेगुलेटिंग एक्ट को। अब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट से आगे चलते हैं। सिंस इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए 1781 के एक्ट में, वो हम लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बस इतना जान जाओ कि इसमें 1781 अमेंडमेंट हुआ था। आखिरकार ये जो मुद्दा है सर वो यूपीएससी और बीपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लोग बीपीएससी और का जो जब हम लोग कोर्स ये करेंगे, लंच करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग इन डेप्थ में पढ़ाई करेंगे। अब हम लोग दूसरा सर कानून पढ़ लेते हैं। उस कानून में हम लोग क्या करेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया, पिट्स इंडिया एक्ट, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, सेवनटीन एटी फोर, इसका मेजर प्रोविज़न क्या था दोस्तों? अभी हम लोग पढ़े थे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके टाइम जो है ना कौन थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप हमें क्या करो, कमेंट में बताओ। जो कमेंट में बताएगा उसे लाइक किया जाएगा, उसके सही जवाब को लाइक किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी।
देखिए दोस्त, पिट्स इंडिया एक्ट जो है सर, पिट्स इंडिया एक्ट का जो सर नाम है पिट्स, वो विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया है। विलियम पिट्स, इस चीज़ को याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट को जो है पारित किया गया था विलियम पिट्स के द्वारा। तो इसका दोस्त जो प्रथम प्रोविज़न है, जो प्रथम प्रोविज़न था सर, जो पिट्स इंडिया एक्ट है दोस्त, वो डबल गवर्नमेंट के लिए जाना जाता है। डबल गवर्नमेंट। आपसे पूछा जाएगा दोस्त कि डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो कौन से एक्ट के द्वारा क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो वो जो एक्ट था दोस्त, वो पिट्स इंडिया एक्ट था। डबल गवर्नमेंट का दोस्त मतलब ये हुआ कि पिट्स इंडिया एक्ट से पहले जो कंपनी को रेगुलेट किया जाता था, वो सिर्फ कौन रेगुलेट करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसे कि हम लोग अभी ऊपर पढ़े, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, ओनली एक सोल बॉडी था जो रेगुलेट करता था किसके अफेयर को, तो जो कंपनी का अफेयर है उसे क्या करता था, रेगुलेट करता था। बट अब ये जो सर कानून है, ये कानून क्या करता है कि एक नया बॉडी बनाता है। उस बॉडी का दोस्त जो है नाम था, उस बॉडी का दोस्त नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है कि दो बॉडी बन गया, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और दोनों में क्या हुआ कि दोनों के पावर को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया कि इसके लिए एक्स फंक्शन और इसके लिए वाई फंक्शन। तो आप इससे दोस्त क्या समझे, कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर की दिशा में तो हम लोग ये कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यही सेपरेशन ऑफ पावर कहीं ना कहीं जब संविधान बना इंडिया का, तो उसे इंस्पायर किया। और जब हम लोग आर्टिकल 50 पढ़ते हैं, आर्टिकल 50, आर्टिकल 50, वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर का क्या है, प्रोविज़न है। बट आपके लिए इतना जानने का ज़रूरत नहीं है दोस्त। ये डेप्थ ये डेप्थ जो लोग यूपीएससी और बीपीएससी जानते हैं वो लोग इंटरलिंक करते हैं, बट आप लोग सिर्फ फैक्ट जानो, फैक्ट्स, ओनली फैक्ट्स। तो दोस्त क्या होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या हुआ, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बोला गया कि आप जो भी कंपनी का कॉमर्शियल अफेयर है, कंपनी का जो भी कॉमर्शियल अफेयर्स है, उसे रेगुलेट करने का पावर जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया। कॉमर्शियल अफेयर का मतलब हुआ सर, जो भी व्यापारिक फंक्शन है कंपनी का, जो भी व्यापारिक फंक्शन है वो क्या करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रेगुलेट करेगा। दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था सर, उसे बोला गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसे बोला गया कि जो सिविल और जो मिलिट्री था, सिविल और मिलिट्री अफेयर और रिवेन्यू इसे देखने का काम किसे दिया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। सिविल, रिवेन्यू एंड मिलिट्री, ये तीनों अफेयर देखने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया दोस्तों। ये वही तीनों प्रोविज़न है जिस पे जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो रिक्वायर किया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कि आप लोग क्या करें, ब्रिटेन की सरकार को इस मुद्दे पर रिपोर्ट कीजिए। फिर आगे चलकर 1784 में क्या हुआ, ब्रिटेन की सरकार पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए ये तीनों पावर, सिविल, रिवेन्यू एंड मिलिट्री पावर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से छीन करके एक अलग बॉडी बनाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और उसमें इस पावर को क्या करता है कि अंतर्निहित कर देता है। तो ये क्या था दोस्त कि ये जो है, तो दोस्त इस कारण से क्या हुआ दोस्त कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर हुआ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, तो इस चीज़ को सर दोस्त बोला जाता है इस नाम से कि आपसे सर इस तरह से जो क्वेश्चन है उसे इस तरह से पूछेगा कि आखिर कौन से एक्ट से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, इस कंपनी का एंड पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल, राजनीतिक और जो वाणिज्यिक होता है, जो व्यापारिक होता है, उस फंक्शन को सेपरेट किया गया।
ये जो कानून था सर, पिट्स इंडिया एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को सेपरेट कर देता है। पॉलिटिकल फंक्शन दे देता है किसे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और कमर्शियल फंक्शन दे देता है किसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो इस तरह से हमारा जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो कंप्लीट हुआ। बहुत छोटा था दोस्त, अब आगे भी ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जैसा कोई कंप्रीहेंसिव नहीं है। रेगुलेटिंग एक्ट कंप्रीहेंसिवली हम लोग इसलिए पढ़े दोस्त क्योंकि वो था पहला कानून था, और पहला कानून से जाहिर सी बात है हर एक एग्जाम में का एक जो है सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक होता है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्त इसके बारे में कुछ खास बात पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट था दोस्त, ये जो था क्या किया कि फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी का जो टेरिटरी था उस टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन बोला गया। टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन बोला गया, ब्रिटिश पोजीशन। इसका मतलब हुआ दोस्त कि कंपनी की जो है कोई भी टेरिटरी पे इंडिया पर कंट्रोल कर रहा था तो इट्स इंडिया एक्ट से पहले उसे लीगली ब्रिटेन में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था कि वो ब्रिटेन का पार्ट, ब्रिटेन का टेरिटरी है। वो माना जाता था कि इंडिया का ही पार्ट है जिस पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। बट इट्स इंडिया एक्ट के जरिए बोला गया कि जो कंपनी का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो भी टेरिटरी पर कंट्रोल है वो क्या है, ब्रिटिश का पोजीशन है। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग फिर से लेते हैं सर, बुर्किना फासो वाला एग्जांपल। रिलायंस ग्रुप जाता है वहाँ पे, क्या करता है, ट्रेड के जरिए वहाँ पे पॉलिटिकल पावर में इंगेज हो जाता है। जब पॉलिटिकल पावर में इंगेज हो गया तो जाहिर सी बात है उसके पास टेरिटोरियल पावर है। वहाँ की टेरिटरी पर क्या है कि रिलायंस ग्रुप का कंट्रोल है। तो इस कंट्रोल को जो है अभी तक क्या था कि जो भारत का सरकार है वो मान रहा था कि वो जो है बुर्किना फासो का सरकार का वो टेरिटरी है जिस पर रिलायंस ग्रुप क्या कर रहा है, कंट्रोल किए हुए है। बट एक कानून पारित पारित करके वो जारी करेगा कि जो भी रिलायंस ग्रुप का बुर्किना फासो में टेरिटरी है वो टेरिटरी भारत सरकार का बिलोंग करता है। ये हुआ दोस्त इसका मतलब। उसी तरह से कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम बोला गया। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन बोला गया। आपसे पूछेगा सर एग्जाम में कि कंपनी के टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन जो है कौन से कानून के द्वारा बोला गया, तो वो था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट सर कंप्लीट, पिट्स इंडिया एक्ट कंप्लीट। अब हम लोग जानने का काम करेंगे दोस्त चार्टर एक्ट। अब से चार्टर एक्ट स्टार्ट। क्या हुआ दोस्त, अब हम लोग दोस्त क्या करेंगे कि चार्टर एक्ट जो है उसे पढ़ने का काम करेंगे। जैसा कि हम लोग दोस्त पहले पढ़े थे कि चार्टर एक्ट टोटल जो है 4 चार्टर एक्ट आए। टोटल 4 चार्टर एक्ट आए। आप कमेंट में बताइए दोस्त ये चारों चार्टर एक्ट कौन कौन थे, कब कब आए, किस किस ईयर आए चार्टर एक्ट। तो जो पहला चार्टर एक्ट था दोस्त वो 1793, फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 में आया। और हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि इस टाइम कौन थे, तो जॉन शोर, सर जॉन शोर क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। तो दोस्त इसका मेजर प्रोविज़न क्या था, तो इसका जो सर मेजर प्रोविज़न था वो ये था दोस्त कि कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली है, कंपनी का जो मोनोपोली था ट्रेड पर, जो एकाधिकार था, कंपनी का जो मोनोपोली था ट्रेड पर, उसे, कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को 20 सालों के लिए क्या करता है, 20 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हम लोग दोस्त देखे थे कि कंपनी की जो है चार्टर एक्ट है उसका फीचर है कि 20-20 साल पर आता है। तो ये क्या करता है, 20-20 साल पर आने का मतलब ये हुआ कि अब यह ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था उसे जो है पहले इनफाइनाइट टाइम हुआ करता था, उसे ये बोला कि ठीक है अब आपको जो है 20 साल के लिए मोनोपोली मिलेगा। फिर 20 साल के बाद ब्रिटेन सरकार अगर चाहे कि हम लोग आपको ट्रेड करने का मोनोपोली देंगे तो आप लोग मोनोपोली को मिलेगा, अदरवाइज आपको मोनोपोली नहीं मिलेगा। इस मोनोपोली का मतलब हुआ दोस्त एकाधिकार का मतलब कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो ब्रिटेन का एक कंपनी था, और उसे 1600 31 दिसंबर 1600 को 31 दिसंबर 1600 को
एक चार्टर राइट मिलता है सर, कहाँ से? तो इंग्लैंड के राजा से एक्सक्लूसिव राइट मिलता है इंडिया में ट्रेड करने का। उस राइट में ये प्रोविज़न था कि जो ब्रिटेन का जो कोई भी कंपनी है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे भारत में परमिशन नहीं मिलेगा। भारत से ट्रेड करने का परमिशन सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया और किसी और ब्रिटेन के कंपनी को नहीं मिला। बट ये जो चार्टर एक्ट आया 1793 का, वो बोला कि आपके पास जो ये एक्सक्लूसिव राइट है, वो जो राइट है वो इनफाइनाइट राइट नहीं है, वो इनफाइनाइट नहीं है। अगर ब्रिटेन की सरकार चाहे तो उस राइट को क्या कर सकता है, कल्मिनेट कर सकता है, उस राइट को जो है टर्मिनेट कर सकता है, उस राइट को टर्मिनेट कर सकता है। इस कारण से 1793 का जो चार्टर एक्ट है वो बोला कि आपको जो मोनोपोली मिला है वो अगले 20 साल के लिए मिला है, और 20 साल के बाद जो है हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो पहला प्रोविज़न जो उसका ट्रेड मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली, उसे 20 सालों तक बढ़ाया गया। और दोस्तों दूसरा प्रोविज़न जो था सर, वो ये बोला गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, पहले क्या था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जब रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए बनाया गया तो उसका जो एडवाइस था, उसका जो एडवाइस था उस समय बाइंडिंग हुआ करता था गवर्नर जनरल पर। गवर्नर जनरल पर उसका जो है बाधित था। अगर कोई एडवाइस देता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्नर जनरल को, तो वो जो एडवाइस था गवर्नर जनरल पर क्या था कि बाधित था। बट जो चार्टर एक्ट 1793 है वो बोला कि आगे से किसी भी गवर्नर जनरल पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं होगा, बिल नोट बाइंडिंग, नोट बाइंडिंग एडवाइस, बाधित नहीं होगा। दोस्तों इससे क्या बोला गया कि बाधित नहीं होगा। किस पर? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो एडवाइस है वो बाधित एडवाइस नहीं होगा, बल्कि एक जो है रिकमेंडेटरी होगा। प्रोविजन सर, और तीसरा प्रोविजन बोला गया दोस्त कि जो गवर्नर जनरल जो होंगे, जो गवर्नर जनरल होंगे बंगाल के, या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, या फिर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कोई मेंबर हैं, वो जो है कमांडर इन चीफ नहीं होगा। कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ नहीं होगा, वो कमांडर इन चीफ नहीं होगा जब तक कि उनको किसी स्पेशल कानून के द्वारा बनाया नहीं जाता है, तब तक वो कमांडर इन चीफ नहीं होंगे। दूसरा प्रोविजन, इस बात को याद रखेंगे। गवर्नर जनरल या एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कोई भी मेंबर कमांडर इन चीफ नहीं होंगे। और जो सबसे जो सर यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली बात है सर, वो ये बात है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, BORD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए बनाया गया था, इसके ऑफिसर क्या थे दोस्त कि लंदन में बैठते थे। और ये जो बॉडी था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। तो इसमें बोला गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी इसके सर्वेंट हैं, उनको जो सैलरी दिया जाएगा वो इंडियन रिवेन्यू पर दिया जाएगा। भारत से जो राजस्व को इकट्ठा किया गया है उस राजस्व से इनको सैलरी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ है, भारत से जो वेल्थ का जो है क्या कर रहा है कि जो एक वेल्थ का जो ड्रेन हो रहा था ब्रिटेन की तरफ, उसको क्या कर दिया गया सर, लीगलाइज कर दिया गया, एक कानूनीकरण, कानूनी नाम दे दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला गया कि जो सैलरी और सर्वेंट जो है, ऑफिसर और सर्वेंट जो है, उनका सैलरी इंडियन रेवेन्यू पर क्या होगा कि दिया जाएगा, इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। तो ये स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये क्या है दोस्त? स्टार मार्क क्वेश्चन है।
पूछेगा कि कौन से एक्ट्स के जरिए बोला गया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ऑफिसर हैं उनको जो है उनका सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। वो था दोस्त चार्टर एक्ट, वो था दोस्त चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793। अब इसके बाद हम लोग दोस्त बात करेंगे, इसके बाद दोस्त हम लोग क्या बात करेंगे दोस्त, इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद दोस्त बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813। फिर से बताओ कमेंट में कि दोस्त इस समय जो थे गवर्नर जनरल कौन थे। हु वाज गवर्नर जनरल, हु वाज गवर्नर जनरल, जल्दी कमेंट करो, कमेंट हु वाज गवर्नर जनरल और बंगाल इस समय दोस्त। तो इसके मेजर प्रोविजन क्या था। देखिए दोस्तों, चार्टर एक्ट 1813 था, उसे जो एक निकनेम दिया गया है वो दिया गया वन वे फ्री ट्रेड, वन वे फ्री ट्रेड। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, वन वे फ्री ट्रेड। अगर एग्जाम में वन वे फ्री ट्रेड मतलब एक तरफा मुक्त व्यापार, एक तरफा मुक्त व्यापार अगर आ गया तो आपको 1813 का चार्टर एक्ट याद आना चाहिए। ये कानून क्या था दोस्त, पहले क्या था कि ब्रिटेन इंडिया से जो फिनिश्ड गुड है, जो जो भी गुड्स भारत में प्रोड्यूस होता था उसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी परचेस करके कम दाम में परचेस करके ब्रिटेन में जाकर के हायर प्राइस पर बेचता था और उससे मुनाफा क्या करता था, कमाता था। बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जब औद्योगिकीकरण आया, तो ब्रिटेन में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब, एक मैन्युफैक्चरिंग हब का वहाँ पर क्या होता है कि विकास होता है। फिर ब्रिटेन क्या करता है कि भारत से इंडिया से रॉ मटेरियल को परचेस करता है, रॉ मटेरियल को क्या करेगा, परचेस करता है और ब्रिटेन लेकर के जाता है। ब्रिटेन में जो है क्या करता है कि फिनिश्ड गुड का प्रोडक्शन होता है और यह फिनिश्ड गुड के प्रोडक्शन के बाद फिर वापस इंडिया लाया जाता है उसे बेचने के लिए। फिर उसे वापस क्या करता है, तो इंडिया लाया जाता है उसे बेचने के लिए। जो पहले भारत से बना हुआ माल ब्रिटेन जाता था, अब वो क्या हुआ कि सिस्टम रिवर्स हो गया, ब्रिटेन में बना हुआ माल इंडिया आने लगा। और जो ब्रिटेन में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उस गुड्स को इंडियन मार्केट में प्रमोट करने के लिए, और जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज था, इंडिया में जो कुटीर उद्योग था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, उससे क्या करने, डिस्ट्रॉय करने के लिए एक वन वे फ्री ट्रेड का पॉलिसी आया। इस चार्टर एक्ट में बोला गया कि ब्रिटेन में जो एक्सपोर्ट होगा, जो ब्रिटेन जो है वो सिर्फ इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा और इंडिया से कोई चीज़ ब्रिटेन में इंपोर्ट नहीं होगा। इस कारण से क्या हो गया कि इंडियन गुड्स पर हाई टैरिफ लगाया गया, हाई टैरिफ, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया ब्रिटेन में एक्सपोर्ट करने को लेकर के। ये तो दोस्त वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी का हम लोग क्या समझ लिए, मतलब समझ लिए। अब हम लोग जानते हैं इसका कुछ बेसिक्स प्रोविजंस। देखिए दोस्त, पहला जो था जैसे कि चार्टर एक्ट में क्या था, 1793 में 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली को इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर क्या था सर, जो ट्रेड मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसे अबोलिश कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। अब 1813 के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इंडिया में कोई ट्रेड मोनोपोली नहीं था, कोई ट्रेड मोनोपोली नहीं था, एक्सेप्ट 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 टी, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी सर व्यापारिक एकाधिकार था उसे छीन लिया गया, उसे समाप्त कर लिया गया, एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विद चाइना। मतलब जो भारत से जो चाय पर जो व्यापार होता था, चाइना के साथ जो ट्रेड होता था, उस पर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का ही कंट्रोल था, उस पर ब्रिटेन का किसी और जो कमर्शियल बॉडी है वो उसका वो जो है इस क्षेत्र में ट्रेड नहीं कर सकता था। बाकी बात टी एंड ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ ट्रेड के अलावा किसी और मुद्दे पर क्या कर सकता था, ट्रेड कर सकता था, किसी और फील्ड में ट्रेड कर सकता था। इस कारण से क्या हुआ कि जो अब यहाँ से था कि लिबरलाइजेशन क्या हुआ, जो लिबरलाइजेशन था ब्रिटिश के उद्योगपतियों के लिए, उसे खोला गया।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था किसका, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दिया गया। और दूसरा जो था सर, दूसरा बोला गया कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है दोस्त, एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन, उसे प्रमोट करने के लिए सर क्या बोला गया, एक प्रोविज़न था, बोला गया कि जो ब्रिटेन का जो जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में क्या करेगा, जो पश्चिमी शिक्षा है उसे प्रमोट करेगा। और इसके लिए बोला गया कि प्रति वर्ष इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपीज़ क्या करेगा, एजुकेशन सिस्टम पर स्पेंड करेगा। बट दोस्तों क्या है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ मुद्दों पर मतभेद होने के कारण यह 1 लाख रुपया वर्ष 1823 तक प्रोवाइड नहीं कराया गया। अब वो मुद्दा क्या था वो इतिहास का मुद्दा है, बट यहाँ पे पॉलिटी में इतना जानने वाली बात है कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने का क्या हुआ कि एक बात कही जाती है। दूसरा बात क्या हुआ 1813 में कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज था उसे अलाउ कर दिया गया इंडिया में। क्रिश्चियन मिशनरी जो क्रिश्चियन के जो धर्म प्रचारक थे उन्हें इंडिया में अलाउ कर दिया गया। और इनका जो सर बेसिक पर्पस था, ऐसा बोला गया सर इस एक्ट में कि जो क्रिश्चियन मिशनरी जो है वो इंडिया में आएंगे, जो भारतीय जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए और शिक्षा प्रदान करने के लिए, इंडियंस को जागरूक करने के लिए और शिक्षा प्रदान करने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड किया गया। बट दोस्तों इसके पीछे जो रियल मोटिव था वो रियल मोटिव अलग था, रियल मोटिव कुछ और था। रियल मोटिव दोस्त ये था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज था उसे इसलिए अलाउ किया गया क्योंकि ब्रिटेन चाहता था कि थर्ड वर्ल्ड में जो कंट्री लाइक इंडिया है वहाँ पे क्या करना है, जो इंडियंस लोग जो हैं उनको क्या करना है कि उनका जो कल्चर है वो उनको बताना है कि आपका कल्चर जो है वो इन्फीरियर है। वेस्टर्न कल्चर के कंपैरिजन में जो इंडियन कल्चर है वो क्या है, इन्फीरियर है। और इस कारण से वो क्या कर सकता था, जो इंडियन लोगों को क्रिश्चियनिटी में क्या कर सकता था, कन्वर्ट कर सकता था। तो तो जो भी इंडियंस था उससे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए इंडिया में जो क्रिश्चियन मिशनरीज था उसे प्रमोट किया गया, उसे इंडिया में प्रमोट किया गया। भारतीय लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलने के लिए। और सर इसके बाद क्या था कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था वो ये था लोकल गवर्नमेंट के फील्ड में। बोला गया लोकल गवर्नमेंट जो था सर उसे अलाउ किया गया टू इम्पोज टैक्सेस। बोला गया कि जो भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो भी लोकल लेवल पर सरकारें हैं वो क्या कर सकता है, टैक्स इम्पोज कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति लोकल गवर्नमेंट को टैक्स देने से मना करता है तो लोकल गवर्नमेंट के पास ये पावर होगा कि उस व्यक्ति को क्या करे, पनिशमेंट दे। तो पावर ऑफ टैक्सेशन विद पनिशमेंट आता है दोस्त यहाँ पे। टैक्सेस का पावर आया और अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे नहीं करता है तो उसको क्या किया गया, उसे पनिशमेंट देने का पावर भी लोकल गवर्नमेंट को दिया गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं दोस्त, ये चार्टर एक्ट 1813 का कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम लोग क्या करते हैं कि चार्टर एक्ट जो है अपना 1833 1830 का जो चार्टर एक्ट है उसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। जो चार्टर एक्ट है 1833, हम लोग दो चार्टर एक्ट पढ़ लिए दोस्त, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब हम लोग 1833 पढ़ रहे हैं। फिर से दोस्त कमेंट करो और बताओ और प्रैक्टिस करो कि चार्टर एक्ट 1833 के टाइम हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, क्वेश्चन मार्क।
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर साल कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्त कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन है। तो आप बताइए कमेंट में, इस टाइम जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो दोस्त 18 जो 1833 है, उस टाइम का तो पहला प्रोविज़न, जैसे कि हम लोग ऊपर पढ़े, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उन्हें क्या कर दिया गया, इस बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो गवर्नर जनरल 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 ऑफ बंगाल थे, अब उन्हें गवर्नर जनरल जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। और यह जो है दोस्त, आधुनिक भारत में जो मॉडर्न इंडिया था, उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट हुआ कि इंडिया को एक पॉलिटिकल यूनिटी मिला, कि संपूर्ण भारत का जो है शासक जो है, उसका नाम वो जो है सर एक बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्योंकि आधुनिक, हालांकि जो प्राचीन भारत था उस समय मौर्यन मौर्यन टाइम्स में इंडिया जो है वो एक सिंगल डायनेस्टी के द्वारा रूल किया जाता था। बट जो अपना ब्रिटेन के आने से, जो भारत के गुलाम होने से पहले जो अपना मध्यवर्ती जो राजनीति रहा है भारत का, उसमें इंडिया का जो पॉलिटी था वो फ्रेगमेंटेड पॉलिटी हम लोग उसे बोलते हैं। इंडिया जो है वो क्या था, डिवाइडेड था। जैसे कि पंजाब में सिख एम्पायर, बंगाल में बंगाल ऑफ नवाब, हैदराबाद में हैदराबाद का निज़ाम, उधर कर्नाटक का जो कर्नाटका का रीजन है वहाँ पे मैसूर बोडिया डायनेस्टी का रूल, महाराष्ट्र के रीजन में मराठा डायनेस्टी का रूल। इस तरह से क्या था कि इंडिया में फ्रेगमेंटेड पॉलिटी था, कोई सिंगल पावर का रूल नहीं था। बट जब ब्रिटेन आया तो वो क्या करता है, 1833 में एक जो है पॉलिटिकल यूनिटी देने का काम करता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डिजिग्नेशन इंक्रीज करके क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस चीज़ को आप लोग, हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने दोस्त, वो तो आपको HW में ही बताया है, कमेंट सेक्शन में ही बताया है। तो बताइए कमेंट में। और दोस्त इसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरा प्रोविज़न रहा, जो सेकेंड प्रोविज़न था, वो ये था दोस्त कि जो मद्रास था और जो बम्बे था, शुरुआत में क्या था सर कि तीन प्रेसिडेंसी, जैसे कि हम लोग जानते हैं, कलकत्ता मद्रास बम्बे, तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट था। बट धीरे धीरे क्या होता है कि कलकत्ता में जो गवर्नर जनरल थे, उनका पावर क्या होता है कि बढ़ा दिया गया। बट स्टिल अभी भी क्या था दोस्त कि जो बम्बे एंड मद्रास है, जो बम्बे एंड मद्रास, दोस्त मद्रास जो है वो चेन्नई का पुराना नाम है। तो साउथ इंडिया का जो है ब्रिटिश का एक गढ़ हुआ करता था मद्रास, जिसे हम लोग चेन्नई आज के समय बोलते हैं। तो ये बम्बे एंड मद्रास के पास 1833 से पहले क्या था कि लेजिस्लेटिव पावर्स था, दोनों के पास लेजिस्लेटिव पावर्स था। लेजिस्लेटिव पावर मतलब सर विधायी शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। बट जो चार्टर एक्ट जो है वो क्या कर लिया, इससे ये पावर छीन लिया। बोला कि बम्बे और मद्रास के पास अब लेजिस्लेटिव पावर नहीं रहेगा। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इनको क्या किया गया दोस्त, एक एक्सक्लूसिव पावर दे दिया गया। बोला गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके पास एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर होगा। लेजिस के पास क्या होगा दोस्त, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास क्या होगा कि एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर होगा। मतलब होगा कि जो भारत में जो कानून बना सकते हैं, वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कानून बना सकते हैं, इसके अलावा कोई और कानून नहीं बना सकता। नोट इवन बम्बे, नोट इवन मद्रास। तो इस पॉइंट को हम लोग याद रखेंगे। तो दो प्रोविज़न हो गया दोस्त। अब तीसरा प्रोविज़न लोग जानने का काम करेंगे। ये क्या हुआ दोस्त कि
इससे पहले क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या था कि एक कॉमर्शियल बॉडी भी हुआ करता था और दूसरा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी हुआ करता था। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। बट जब चार्टर एक्ट 1833 आया तो वो क्या किया दोस्त कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कॉमर्शियल फंक्शन जो है सर उसे क्या कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया और इसे जो है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कॉमर्शियल जो फंक्शन था उसे समाप्त करके इसे एक प्योर रूप से प्रशासनिक बॉडी बना दिया गया। और सर चौथा प्रोविज़न ये था कि कंपनी के इतिहास में पहली बार जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो क्या है कि ओपन कंपटीशन ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट के लिए जैसे कि आज के समय में क्या होते हैं दोस्त, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, इस तरह के जो पोस्ट हैं, इस तरह के पोस्ट पर पहले क्या था कि सिर्फ जो है ब्रिटेन टाइम में जो अंग्रेज थे वही सिर्फ इस पोस्ट पे आ सकते थे। बट 1833 का जो एक्ट है जो आईएएस और आईपीएस का जो पोस्ट है उसे इंडियंस के लिए भी ओपन करने का काम करता है, ओपन करने का प्रोविज़न देता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो कंपनी के अंदर कुछ क्रिटिसिज्म के कारण ये जो प्रोविज़न है सर वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ये कभी फोर्स में नहीं आ पाया। जानने जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो है सर ये प्रोविज़न का जो अपोजिशन है मेनली कौन करता है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो क्या करता है, इस प्रोविज़न को अपोज करता है। इस कारण से जो है नहीं आ पाया 1833 चार्टर एक्ट में। बट यही प्रोविज़न जो है 1853 के जो चार्टर एक्ट है उसमें प्रोवाइड किया गया और वहाँ से क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका 1853 में। तो इसी कारण से जब आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत में ओपन कंपटीशन का प्रोविज़न जो है सिविल सर्विसेज के लिए कब आया, तो हम लोग आंसर देंगे दोस्त 1853, 1853। क्योंकि जब 1853 में प्रोविज़न आया दोस्त तो उस प्रोविज़न में क्या हुआ कि इम्प्लीमेंट हुआ। 1833 के चार्टर एक्ट में प्रोविज़न तो था बट वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इस कारण से जो 1853 है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला दोस्त क्या है कि इम्पोर्टेंट है। अब चार्टर एक्ट के सीरीज में हम लोग सबसे लास्ट जो चार्टर एक्ट है उस पर हम लोग क्या हुआ दोस्त कि हम लोग उसमें है पहुंच चुके हैं दोस्त। वो है दोस्त अपना वो दोस्त क्या है अपना चार्टर एक्ट 1853, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त। अब हम लोग चार्टर एक्ट 1853 को क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे। देखिए दोस्त, जो चार्टर एक्ट का जो सीरीज था उस सीरीज में सबसे लास्ट था, चार्टर एक्ट के सीरीज में सबसे लास्ट एक्ट। अब चार्टर एक्ट 1853 आया तो उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, ये दोस्त आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट सेक्शन में बताना है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द चार्टर एक्ट 1853। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रोविज़न जो दोस्त इसका प्रथम प्रोविज़न था दोस्त
इसका जो दोस्त प्रथम प्रोविज़न था वो ये था कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, जो गवर्नर जनरल काउंसिल है दोस्त, इस काउंसिल का पहले क्या था कि दोस्त, पहले क्या था कि जो इसके पास एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी हुआ करता था और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब कि कार्यपालिका का शक्ति, कार्यपालिका का जो शक्ति होता है और विधायिका का जो शक्ति होता है दोस्त, ये दोनों शक्तियाँ जो है गवर्नर जनरल काउंसिल के पास था। बट 1853 में क्या हुआ दोस्त कि ये दोनों पावर को क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। गवर्नर जनरल काउंसिल का जो एग्जीक्यूटिव पावर है और जो लेजिस्लेटिव पावर है, इस दोनों पावर को, इस दोनों पावर को दोस्त सेपरेट कर दिया गया, एक दूसरे से सेपरेट कर दिया गया। और इसके साथ जो जो गवर्नर जनरल काउंसिल था, के साथ जो गवर्नर जनरल काउंसिल था दोस्त, इस काउंसिल में नया मेंबर का क्या हुआ, एडिशन हुआ। इस काउंसिल में क्या होता है दोस्त कि 6 न्यू मेंबर जो थे उनका क्या हुआ, इसमें एडिशन हुआ। गवर्नर जनरल काउंसिल में 6 नए मेंबर को जोड़ा गया। गवर्नर जनरल काउंसिल का जो फंक्शन था, एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव, दोनों को सेपरेट करके इसमें 6 नया मेंबर ऐड किया गया। और ये जो दोस्त 6 नया मेंबर थे, इन नए मेंबर को हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसलर्स, लेजिस्लेटिव काउंसलर, इसे हम लोग बोलेंगे लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। मतलब जो आज के समय में जो विधायक लोग होते हैं, एलसी, वो थे, इन 6 मेंबर को बोला गया लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। और इनका जो फंक्शन जो था सर, वो क्या था कि जो कानून था, कानून बनाने का इनका फंक्शन था, इन 6 मेंबर का। और ये जो सर बॉडी बना लेजिस्लेटिव काउंसलर्स का, यही बॉडी जो है एक एक्ट करता है किस रूप में, तो इंडियन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में काम करता है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भारत के इतिहास में जो पार्लियामेंट का जो इवोल्यूशन हुआ, जो संसद का जो इवोल्यूशन हुआ, विधान परिषद का जो इवोल्यूशन हुआ दोस्त, विधानसभा का जो इवोल्यूशन हुआ, वो हम लोग मान सकते हैं 1853 के चार्टर एक्ट, क्योंकि 1853 के चार्टर एक्ट में जो दोनों एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन दोनों को सेपरेट किया गया, 6 नया मेंबर को ऐड किया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसलर्स। और वो लेजिस्लेटिव काउंसलर्स जो है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में क्या करता है, फंक्शन करता है, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारतीय विधान परिषद या केंद्रीय विधान परिषद, क्या बोलेंगे हम लोग इसे, केंद्रीय या भारतीय विधान परिषद, केंद्रीय या भारतीय विधान परिषद। इसका जो सर जीनेसिस हुआ, ओरिजिन हुआ, वो 1853 के चार्टर एक्ट के जरिए होता है। और ये जो है दोस्त, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है दोस्त, ये क्या करता है कि एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करता है। जो था दोस्त, क्या करता है, एक मिनी पार्लियामेंट, मिनी पार्लियामेंट के रूप में काम करता है भारत के लिए,